नमस्कार। आज मैं फिर आपको उसी दौर की, उसी समय की एक और घटना बताऊंगा। वैसे तो हमारे कुछ मित्रों ने अब कुछ ज़्यादा ही ऐतराज़ करना शुरू किया कि सब आप बस बंद करिए उस दौर को। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ये ज़रूरी है आपका जानना कि यंगस्टर्स जिनकी उम्र अभी 25 से कम है या 25 के आसपास है, वो ये जाने कि आज वो कितने सुरक्षित हैं, आज वो कितने महफूज हैं, आज उनके हाथ में जो मोबाइल है वो कितना ताकतवर है और अपराध पहले जैसा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि 100-200 साल पहले की बात हो, सिर्फ 15-20 साल पहले की बातें हैं जो मैं बता रहा हूं। और मेरा मकसद अपराध बता के आपको डराना या आपको आपके दिमाग में कोई गलतफहमी पैदा करना नहीं है। सिर्फ मेरा मकसद ये है कि आप ये जानें कि क्राइम के कितने वेरिएंट हैं, क्राइम की कितने तरीके हैं, क्राइम के कितने रूप हैं, कितने स्वरूप हैं और क्रिमिनल्स के कितने रूप हैं, स्वरूप हैं। आज का वाकया फिर एक बार जनपद लखनऊ से है। तारीख है 17 अगस्त 1999। थाना है कृष्णानगर। दिन के करीब 11 बजे एक महिला अपने एक रिश्तेदार के साथ थाने पर आई। इंस्पेक्टर साहब मौजूद थे। रंगनाथ शुक्ला संभवतः उस समय इंस्पेक्टर कृष्णानगर हुआ करते थे। उन्होंने बताया कि साहब, मैं कृष्णानगर थाना क्षेत्र के विराटनगर मोहल्ले में रहती हूं। वहां हमारे लैंडलॉर्ड हैं श्री संतोष कुमार मिश्रा। उन्हीं के मकान के एक पोर्शन में मैं और मेरे पति किशोर, हम दोनों लोग रहते हैं। मकान के ऊपरी हिस्से में उसने ये भी बताया कि हम लोग ग्राम मसूढ़पुर, थाना पयागीपुर, जनपद बहराइच के रहने वाले हैं और हमारे ही गांव के ओम प्रकाश, वो भी इसी मकान में ऊपर की तरफ एक कमरे में रहते हैं। फिर ये बताया कि जनपद सुल्तानपुर के थाना शुकुल बाजार के गांव सुधार मऊ के दो और लोग, राम स्नेही और राम केदार, ये भी उसी मकान के ऊपर वाले पोर्शन में अलग अलग कमरों में रहते हैं। हमारे पति ओम प्रकाश, राम स्नेही और राम केदार सभी लोग सरोजनी नगर में स्कूटर्स इंडिया फैक्ट्री में काम करते हैं। करीब एक हफ्ते पहले मेरे पति किशोर और ओम प्रकाश, चूंकि एक ही गांव के हैं, इनको सुल्तानपुर वाले राम स्नेही और राम केदार ने अपने कमरे पर आमंत्रित किया और ये कहा कि आज हम लोगों ने मीट बनाया है और दूसरा खाने का और जो नॉन वेज का सामान है वो बनाया है और शराब की भी व्यवस्था की है। तो आप दोनों लोग आ जाइए, हम लोग आज सेलिब्रेट करेंगे। कोई बात बता दी कि किसी का बर्थडे है या इनमें से किसी की वैवाहिक वर्षगांठ है। सभी लोग जब फैक्ट्री से वापस आए तो दोनों लोग, जो सुल्तानपुर वाले दोनों, राम स्नेही और राम केदार थे, उन्होंने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। खाना बन के तैयार हो गया। ओम प्रकाश और किशोर भी वहां चले गए। शराब पी गई और इसी बीच में महिला ने यह बताया कि इसी बीच में राम स्नेही नीचे आया। उसने हमारा दरवाजा खटखटाया और कहा, भाभी खाना तैयार है। किशोर भाई ने यह कहा है कि आप भी ऊपर आकर सबके साथ खाना खा लीजिए। मैंने उसे मना कर दिया। मैंने दरवाजा नहीं खोला और दरवाजे के पीछे से ही मैंने उससे कहा कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। वो बार बार जिद करता रहा कि नहीं, आप भी खाना खा लीजिए, बहुत बढ़िया खाना हम लोगों ने बनाया है।
बार बार कहने के बाद मैंने कहा कि ठीक है, आपने अच्छा खाना बनाया है, मैं खा लूँगी। किशोर से कहिएगा कि जब सब लोग खाना ख़त्म कर लें, वहाँ खाना खा चुके हैं, तो मेरा खाना किशोर के हाथ भेज दीजिएगा, मैं खा लूँगी। तब जाकर राम सनेही वापस गया। उसकी आवाज़ से लग रहा था कि उसने भी शराब ज़्यादा पी रखी है। 1 घंटे बाद मेरे पति किशोर जब ऊपर से खाना खाकर नीचे आए, तो वो मेरा भी खाना ले आए थे। हमने वो खाना जो ऊपर से ले आए थे वो खाया। मेरे पति यानी किशोर ने शराब ज़्यादा पी रखी थी। बातचीत करते करते बड़बड़ा रहे थे। बातचीत करते करते उन्होंने ये बताया कि शनिवार के दिन हम लोग बाराबंकी जाएंगे। मैंने पूछा कौन लोग? उन्होंने कहा हम चारों लोग, मैं, ओम प्रकाश, रामविलास और राम केदार, राम सनेही और राम केदार, हम चारों लोग ही बाराबंकी जाएंगे। मैंने पूछा क्या बात है? तो उसने कहा कि वहाँ राम सनेही के एक रिश्तेदार ने बड़ी अच्छी मुखबिरी की है कि रामनगर एक कस्बा है, कस्बे से बाहर बना हुआ एक पक्का मकान है, उसमें मेंथा ऑयल का एक कारोबारी है, एक किसान है मेंथा ऑयल का। वहाँ मेंथा की खेती बाराबंकी में बहुत होती है। और बताया कि अभी 3 दिन पहले उसने 15-20 लाख का मेंथा ऑयल बेचा है। पैसा उसके घर पर है, मुखबिरी बहुत सटीक है। उसके घर पर बुजुर्ग 2 बूढ़ा बूढ़ी और कुल 3 लोग हैं। हम 4 लोग होंगे, एक वहाँ लोकल उसका रिश्तेदार होगा राम सनेही का, और एक आदमी और साथ में रहेगा जिसके पास कट्टा है। आराम से उन सबको काबू कर लिया जाएगा और 15-20 लाख रुपए मिल जाएंगे। हम लोगों के सबके हिस्से में 3-4 लाख आएंगे। 3-4 लाख का मतलब हम लोगों को आराम से कहीं बढ़िया घर मिल जाएगा, ज़रूरत का सारा सामान खरीद लेंगे और जितनी तनख्वाह मिलती है उससे खाने का काम चल जाएगा। हम लोग आराम से ऐश की जिंदगी जिएंगे। महिला ने कहा कि मैंने सोचा शराब पीकर बड़बड़ा रहे हैं, इस समय इनसे बात करना ठीक नहीं है। सवेरे जब सोकर उठे, फैक्ट्री जाने की तैयारी करने लगे, तो मैंने पूछा कि रात में तुम क्या किसी डकैती की बात कर रहे थे? उसने कहा हाँ, हम लोगों ने प्लान बनाया है और मैं यहाँ से वहाँ जाने और आने में शाम के समय जाएंगे और 4-5 घंटे में काम करके वापस आ जाएंगे। पैसे का बंटवारा तुरंत का तुरंत हो जाएगा और सूचना इतनी सटीक है कि पैसे का मिलना बिल्कुल तय है। मैंने कहा बिल्कुल, तुम कतई नहीं जाओगे, डकैती नहीं करोगे, नई नई शादी हुई है, मेरा भी ख्याल करो। तुम गए वहाँ डकैती डालने, पकड़े गए, पुलिस ने बंद कर दिया, मेरा क्या होगा? इसलिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो 2-4 पैसे मिल रहे हैं, 2 रोटी आराम से खाएंगे। इस पर किशोर ने कहा कि ठीक है, फैक्ट्री से आने के बाद हम सोचेंगे। शनिवार को फैक्ट्री से आने का समय जब पूरा हो गया और इन चारों में से कोई नहीं आया, तो वो महिला बताती है कि मेरे मन में खटका हो गया कि ये लोग जरूर डकैती के लिए बाराबंकी चले गए। अगले दिन करीबन 10 बजे राम सनेही और राम केदार वापस आ गए। मैंने पूछा किशोर और ओम प्रकाश कहाँ हैं? उसने कहा भाभी, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरा मन पहले से सशंकित था। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा हम लोग भीतर घुसे, सही घुस गए थे, घर वाले 3 ही लोग थे, कमरे में बंद कर दिया, लेकिन इसी बीच में उस बुढ़े ने धोखे से ओम प्रकाश को दूसरे कमरे में, वो गया था पैसा निकालने, उसको बाहर से सिटकिनी लगा दी और फिर हल्ला करने लगे। हम लोग ढूंढ नहीं पाए कि ओम प्रकाश है कहाँ। इसी बीच में गांव के और लोग आ गए। हम लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागे। हम सीधे वहां से अपने गांव आ गए सुल्तानपुर, और वहां किशोर को एक मकान में छिपा दिया। हम लोग भाग के यहां इसलिए आए हैं कि ओम प्रकाश को पुलिस अब तक उठा ले गई होगी, मार पीट कर उससे ये पता भी कबुलवा लेगी जहां तुम और जहां हम रहते हैं।
इसलिए ये जगह छोड़ देना बहुत ज़रूरी है। और उधर किशोर भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। वो यहाँ आ नहीं सकता कि यहाँ पुलिस किसी भी समय आ जाएगी, और पुलिस आएगी, तुम मिलोगे तो तुमको भी वो थाने पर ले जाएगी, परेशान करेगी, लोगों के बारे में पूछेगी। महिला ने बताया कि मैं ये बात सुनकर सन्न रह गई और डर भी गई। जो कुछ भी दो एक साड़ियाँ हमारे पास थीं उनको एक पॉलीथीन में रखा और उन दोनों के साथ मैं हो ली। मेरे मन में था कि किशोर, जहाँ ये हमको किशोर से मिलवाने ले चल रहे हैं, किशोर से मिलके हम दोनों ही लोग सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस को पूरी बात बताएंगे। ये दोनों, रामविलास और रामकेदार, मुझे सुल्तानपुर में एक गांव में ले गए, एक घर में ले गए। लेकिन वो इन लोगों का घर नहीं लग रहा था, क्योंकि घर से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं थे। घर में सिर्फ एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला थी, जिसको रामविलास बुआ कह के बुला रहा था। मुझे इतना डराया कि बाहर पुलिस घूम रही है, अभी पुलिस दिखाई पड़ी है। मैं चुपचाप एक कमरे में रही। थोड़ा बहुत खाना जो उसकी बुआ ने बनाया था वो लाया, खिलाया, और उसके बाद रात में दोनों ने मेरे साथ जबरदस्ती शुरू कर दी और पूरी रात दोनों ने मिलकर मेरे साथ बलात्कार किया। और ये कहा कि मैंने इस घर का पता किशोर को बता दिया है, छुपते छुपाते वो सुबह तक यहाँ पहुँच जाएगा, फिर तुम दोनों लोग जो डिसाइड करना वो तुम्हारी मर्जी है। मैं इसी आशा में कि वो सुबह आ जाएगा पूरा दिन इंतज़ार करती रही, और ये पूरा दिन मेरे साथ बलात्कार करते रहे। रात में मैंने इसी गुस्से में खाना नहीं खाया। जो ये खाना ले आए थे मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन फिर रात भर इन लोगों ने तंग किया। सवेरे मेरे सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा मैं जा रही हूं बाहर, मैं बुआ को बताऊंगी, हल्ला करूंगी, पूरे गांव को इकट्ठा करूंगी। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, किशोर कहाँ है मुझे सही सही नहीं बता रहे हो। अगर वो यहां होता तो अब तक यहां आ गया होता। ये सुन के दोनों डर गए। उसने कहा मैं हल्ला करने पर भी कोई नहीं आया तो वहां से अपने रिश्तेदार के यहां लखनऊ चली जाऊंगी, फिर मैं पुलिस में जाऊंगी तो पुलिस तो बता ही देगी कि मेरा पति किशोर कहाँ है, ओम प्रकाश कहाँ है। ये सुन के दोनों डर गए। उसने कहा बस 1 घंटे और इंतजार कर लेते हैं, अगर वो नहीं आता तो हम खुद ही तुम्हें लेके अपने उस विराट नगर वाले मकान में, कृष्णा नगर लखनऊ में ले चलेंगे। यही उन लोगों ने किया भी। दोनों उस महिला को लेके विराट नगर वाले उस मकान में पहुंचे और वहां बताया कि ठीक है अब तुम अपने मकान में हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बाहर जाकर किसी से खबर कराता हूं, किशोर जहां कहीं हो वो यहां आ जाए और तुम दोनों यहां से जल्दी निकल जाओ, क्योंकि अब तक ओम प्रकाश ने पुलिस को ये पता बता दिया होगा। पुलिस किसी भी समय आएगी और तुमको परेशान करेगी, किशोर को उठा ले जाएगी। ये डरा के रात भर फिर उन दोनों ने मेरे साथ बलात्कार किया। सवेरे जब वो ये कह के निकले कि मैं पता करता हूं, वो आसपास कहीं आ गया होगा, डर के मारे नहीं आ रहा है, अभी मैं उसको लेकर भी आऊंगा, और कल तुमने खाना नहीं खाया, तुमने परसों भी खाना नहीं खाया, खाना लेके आएंगे, किशोर के साथ बैठ के तब तो खाओगी। जैसे ही वो दोनों बाहर ये कह के गए कि किशोर को अभी मैं लेके आ रहा हूं, मैं वहां से भाग आई। भाग के मैं सीधे अपने रिश्तेदार के यहां पहुंची। रिश्तेदार को मैंने पूरी बात बताई कि 2 दिन से किशोर और ओम प्रकाश, 7 दिन से किशोर और ओम प्रकाश का पता नहीं है, और ये 2 दिन से यहाँ और 2 दिन सुल्तानपुर में एक गांव में इन दोनों ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की है। रिश्तेदार को भी ये मामला कुछ खटकता हुआ दिखाई पड़ा, और वो रिश्तेदार और वो महिला दोनों वहां पर पहुंच गई। इंस्पेक्टर कृष्णा नगर रंगनाथ शुक्ला सख्त मिजाज इंस्पेक्टर्स में जाने जाते थे। लहीम सहीम उनकी पर्सनालिटी,
और उनकी शक्ति उस जमाने में लखनऊ जैसे बड़े शहर में मशहूर थी। उनको समझते ये देर नहीं लगी कि मामला कुछ न कुछ गड़बड़ है। फौरन उन्होंने 2 टीमें बनाई। एक टीम को विराटनगर भेजा और दूसरी टीम को जो कुछ भी टूटा फूटा पता उसने बताया था सुल्तानपुर का, जैसे जाना और जहाँ से आना, जो चीज़ें उसने अगल बगल देखी थी, वहाँ के लिए रवाना कर दिया। ये बात होगी करीबन 12 सवा 12 बजे दिन की। दोनों टीमें विराटनगर वाले मकान पर भी मकान मालिक से बात की, कहाँ का बताया था, कैसे बताया था, क्या शक्ल थी, क्या हुलिया था, महिला, और उससे सब बातें टैली करके ये सुल्तानपुर गए और वहाँ पर इनको धीरे धीरे पता करते करते एक दूसरे गांव में दोनों एक जगह मिल गए। पुलिस दोनों को उठा लाई थाना कृष्णानगर। पूछताछ दोनों से शुरू हुई। इंस्पेक्टर कृष्णानगर ने स्वयं पूछताछ शुरू की। शुरुआत में ये दोनों बहकी बहकी इधर उधर की बातें करते रहे। फिर पुलिस अपने पर आ गई। श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हुई। दोनों जवान थे, बहुत ही मजबूत कदकाठी के थे। वो उसको रजिस्ट करते रहे। बात सत्यबोलक यंत्र आ गई। जैसे ही सत्यबोलक यंत्र का प्रयोग शुरू हुआ, राम सनेही तुरंत धीरे धीरे तोते की तरह बोलने लगा। राम सनेही ने बताया कि पहले चारों लोग हम लोग एक साथ ऊपर वाले फ्लोर में ही रहते थे। नीचे वाला फ्लोर मकान मालिक ने जिसको दिया था वो खाली करके चला गया था। इसी बीच में किशोर की शादी हो गई। शादी के 20-22 दिन बाद ही किशोर अपनी पत्नी को लेकर आ गया। उसने बात कर रखी थी संतोष मिश्रा, जो हमारे लैंडलॉर्ड थे, कि हमें नीचे का पोर्शन अलग से जो है वो दे दीजिए, हम अपनी पत्नी के साथ वहां रहेंगे। गांव से वो अपनी पत्नी को ले आया और नीचे वाले पोर्शन में रहने लगा। राम सनेही कहता है कि जब मैंने पहली बार उसकी पत्नी को देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। बहुत ही खूबसूरत 20-22 साल की लड़की थी। फिर धीरे धीरे मैंने ये बात राम केदार को बताई। हम लोग लगभग हर दिन किसी न किसी बहाने उसको देखने जाते थे। कभी चाय के लिए दूध लेने, कभी सब्जी के लिए प्याज लेने, कभी चाय के लिए अदरक लेने, छोटे छोटे बहाने बनाकर उसके पास जाया करते थे, चाहे किशोर मौजूद हो या किशोर की गैर हाजिरी में। क्योंकि सभी लोग एक ही सेक्शन में काम करते थे, इसलिए लगभग एक ही समय वहां से फैक्ट्री जाना और वहां से फैक्ट्री से वापस आना लगभग एक ही समय में होता था। तो बस किसी न किसी बहाने हम लोग रोज उसको देखने जाया करते थे। फिर धीरे धीरे उससे बात करने की कोशिश की गई। आते जाते कभी वो ऊपर जब कपड़ा सुखाने आती थी तो 1-2 बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने न तो कोई लिफ्ट दी बल्कि झिड़क अलग से दिया। राम सनेही ने बताया कि एक दिन मैं उसके लिए बाजार से स्कूटर्स इंडिया के पास एक चाट की बड़ी अच्छी दुकान है, वहां से चाट पैक कराकर ले आया। मैं थोड़ा जल्दी थोड़ा पहले घर पहुंच गया। जाते ही मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उसने खोल दिया। वो ये समझी शायद कि टाइम हो गया है, किशोर आ गए। दरवाजा खोलते ही मैंने वो चाट का पैकेट उसको दिया कि भाभी तुम्हारे लिए गरम चाट ले आया हूं। मैंने जैसे ही हाथ में उसे चाट दिया, उसने फौरन चाट बाहर फेंक दी और दरवाजा फट से बंद कर लिया। मेरे साथ राम केदार भी था। ये बात हम लोगों को बहुत बुरी लगी और उसी दिन हम दोनों ने ठान लिया कि हम इस बात का बदला जरूर लेंगे। प्रतिशोध की भावना हम दोनों के मन में घर कर गई कि अब ये बेइज्जती पर उतारू है। ओम प्रकाश चूंकि किशोर के गांव का ही था, इसलिए उसका उस कमरे में, उस पोर्शन में बराबर आना जाना था।
हम लोग किशोर पर नजर रखने लगे और जाने अनजाने में हमको ये शंका हो गई कि शायद किशोर ही इस महिला को हम लोगों के प्रति भड़का रहा है। इसलिए हमारे निशाने पर ओम प्रकाश पहले आ गया। दिन भर हम लोग इसी उधेड़ बुन में रहते थे कि कैसे इस तक पहुंचा जाए। हम लोगों ने यह प्लान बनाया कि एक दिन ढेर सी दारू, मुर्गा, मीट ये सब यहां बनाएंगे, कुछ बाहर से ले आएंगे, ओम प्रकाश और इसको दोनों को बुलाएंगे, इनको खूब शराब पिलाएंगे, हम लोग थोड़ी कम शराब पिएंगे। जब ये नशे में टुन्न हो जाएंगे तब हम लोग इस महिला के साथ मनमानी करेंगे और जो इसने बेइज्जती की है उस बेइज्जती का बदला निकालेंगे। लेकिन वो प्लान पूरा का पूरा फेल हो गया जब राम सनेही उसको बुलाने गया और उसने दरवाजा भी नहीं खुला और ये कहा कि खाना किशोर के साथ ही भेज देना। ऊपर जाकर फिर बाराबंकी में डकैती डालने की एक फर्जी योजना बनाई गई। बताया गया कि 15-20 लाख रुपए हैं। यह भी बताया गया कि एक एक के हिस्से में 3-3, 4-4 लाख आएंगे। इतना समझाया गया कि बात ओम प्रकाश और किशोर के मन में घर कर गई, शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की। शनिवार को स्कूटर इंडिया से छुट्टी होते ही इन लोगों ने एक टेम्पो की। बोले यहीं से सीधे हम लोग बाराबंकी चलेंगे, अपने रिश्तेदार के यहाँ रुकेंगे, रात का इंतजार करेंगे और फिर रात में उस घर में कूद फांद के जैसे भी पहुंचना है पहुंच जाएंगे, लोगों को बांध के एक कमरे में डाल देंगे, पैसा लूट कर चले आएंगे। ओम प्रकाश और किशोर भी उनके साथ हो लिए। रास्ते में इन लोगों ने शराब खरीदी, बड़ी मात्रा में देशी शराब खरीदी। उसके साथ जो उसके अवयव हैं, साथ में लिए जाने वाले तमाम पदार्थ भी खरीदे। इंदिरा नहर पहुंचकर इन लोगों ने टेम्पो को छोड़ दिया और ये कहा कि पहले यहीं छक के शराब पी लेते हैं, वहां मौका लगे न लगे। शराब पी लेंगे, हिम्मत और बढ़ेगी, जरा सा भी डर नहीं लगेगा, जल्दी काम हो जाएगा। वहीं किनारे बैठकर इन लोगों ने छक कर शराब पी। राम सनेही बताया था कि फिर हम लोगों ने चालाकी की कि इन दोनों को ज्यादा पिलाएंगे, खिलाते जाएंगे, पिलाते जाएंगे और उनके सापेक्ष हम लोग थोड़ी पिएंगे ताकि ये जल्दी टुन्न हो जाएं। हुआ भी वही। शराब पीने के बाद जब दोनों की जबान लड़खड़ाने लगी तो राम सनेही ने अपने झोले में से, जिसमें उसने ये बताया था कि इसमें कट्टा रख के ले चल रहे हैं, बांका निकाला और किशोर की गर्दन पर कई ताबड़तोड़ वार करके उसकी गर्दन काट दी। ऐसा देखते ही ओम प्रकाश का नशा काफूर हो गया, वो भागने लगा। दोनों ने दौड़ाकर, राम सनेही ने बताया कि मैंने और राम दुलारे ने दौड़ाकर उसको पकड़ लिया और उसका भी गर्दन बांके से अलग कर दिया। दोनों के शव घसीट कर इंदिरा नहर में फेंक दिए। चूंकि लिपटा लपटी में, गर्दन काटने में दोनों के कपड़ों पे ढेर सारा खून लग गया था जो किसी भी तरह से छिपाए नहीं छिप रहा था। इसलिए हम लोग दूसरे रास्ते से टेम्पो पर बैठकर, जिस किसी ने टोका, हम लोगों ने बता दिया कि शादी में मीट के लिए बकरे काटे थे, उसका खून है। सीधे हम लोग अपने अपने घर पहुंचे। वहां पर नहाया,
और जो खून से लथपथ कपड़े थे उनको पॉलीथीन में रखा। राम सनेही ने बताया कि मैंने वो लिपटे हुए पॉलीथीन को घर के बाहर के घूरे के नीचे दबा दिया, नया कपड़ा पहना और वहां से तुरंत लखनऊ के लिए हम लोग निकल गए। सवेरे सीधे किशोर की पत्नी के पास पहुंचे। उसको एक झूठी कहानी बताकर कि तुम्हें किशोर से मिलवाने के लिए ले चलना बहुत जरूरी है, अपने साथ ले आए। दूर के रिश्ते की एक बुआ के मकान के बारे में पहले ही हमको अंदाजा था कि वो खाली है। दोनों लड़के, उसके वो बहू बंबई चले गए हैं कमाने खाने के चक्कर में। वहां ले गए और फिर पूरी रात हम लोगों ने मनमानी की। अपनी पूरी कसर, जितनी उसने बेइज्जती की थी वो पूरी कसर निकाली, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस में लेकर। दूसरे दिन वो अचानक बिफर गई और जब उसने पुलिस में जाने की बात कही हम लोग डर गए। उसको सीधे हम लोग उसके घर, यानी अपने घर विराटनगर कृष्णानगर ले आए। हम लोग उसे कुछ और दिन तक रखना चाहते थे, इसी तरह की कहानियां बना बनाकर, लेकिन वो एक दिन सुबह अचानक भाग गई। पुलिस ने सुल्तानपुर जाके दोनों के खून से लथपथ, खून आलूदा कपड़े बरामद कर लिए। इंदिरा नहर में लाश को हफ्तों ढुड़वाया गया, लेकिन पूरी कैपेसिटी में चल रही नहर में लाश का पता नहीं लगा। वायरलेस मैसेज आगे के रास्ते में, नहर में जो जो जिले पड़ते हैं सब जगह बताया गया। करीब 15 दिन बाद जब पानी उसका उतरना शुरू हुआ तब भी ढूंढवाया गया, लेकिन लाश का पता नहीं लगा। धीरे धीरे 20-25 दिन हो जाने पर लाश का मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर बहते हुए पानी में। ट्रायल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोनों राम विलास और राम केदार दोनों को 2 हत्याओं और 1 महिला से बार बार बलात्कार करने का दोषी पाया गया। राम सनेही और राम केदार को, उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके बाद हाई कोर्ट में इसकी अपील पेंडिंग चल रही थी। पिछली बार किसी ने टोका था कि साहब आप जब इतना बता रहे हैं तो एक बार नेट पर रिसर्च कर लिया करिए। आज मैंने नेट पर बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इस केस का कोई रेफरेंस नहीं मिला। इस केस के बारे में पेपर कटिंग तो मेरे पास है, लेकिन बाद की तमाम पेपर कटिंग में मैंने ढूंढा, लेकिन उसके बाद मैं लखनऊ से चला भी गया था। अगर निकला भी होगा तो वो मेरे संज्ञान में नहीं है। मैंने शुक्ल बाजार थाना सुल्तानपुर का जो है वहां भी फोन किया और उनसे कहा कि सुधार मऊ गांव में इस तरह के 2 मुलजिम थे, इनका क्या स्टेटस है। थाने पर कोई नहीं बता पाया। उन्होंने कहा साहब हमारे यहां कोई रिकॉर्ड नहीं है, न तो रजिस्टर नंबर 4 इस समय मौजूद है, न विलेज क्राइम नोटबुक जो नष्ट नहीं की जाती उसमें किसी तरह की एंट्री है। एक ही तरीका है कि कल हम अपने बीट कांस्टेबल को उस गांव में भेज के उसके स्टेटस का पता करेंगे। बहरहाल आज तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा जो आपको बताया जा सके। आज की घटना में 2 कामांध व्यक्तियों ने एक महिला को पाने के लिए 2 बेकसूर लोगों की हत्या कर दी और उस महिला की इज्जत तार तार कर दी। एक बात और जो इसमें समझने की है, जानने की है, सावधान रहने की है और गलतियां बताने की है कि शादी के तुरंत बाद 10-15 दिन में ही किशोर अपनी पत्नी को लेकर ऐसी जगह गया, यानी जहां वो रहता था, जहां उस मकान में कोई भी महिला नहीं थी, बल्कि उसके अलावा 3 और हम उम्र लोग थे।
यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जो लोग, जिन्होंने अपने दादा, दादी, नाना, नानी या जो गांव के बैकग्राउंड के हैं, उनसे अगर किस्से कहानियां सुनी हैं या उनसे ज्ञान की बातें सुनी होंगी, तो आज भी गांव में प्रचलन है कि नव विवाहिता बहू जब ससुराल आती है तो उसे पति के साथ कतई अकेले रहने के लिए नहीं भेजा जाता। घर की महिलाएं ये कहती हैं कि जब तक बच्चा तुम्हें नहीं हो जाएगा, पहला बच्चा खासकर, तब तक तुम बाहर नहीं जा सकती। ये प्रथा आज भी गांव में लागू है। हो सकता है उसके पीछे यही तर्क रहा हो जिसके कारण आज की ये घटना हो गई। वैसे भी आप जहां रहते हैं, अब तो फ्लैट सिस्टम हो गया, पहले जैसा नहीं है। फ्लैट में आप किसी के साथ अगर रहेंगे, अपनी पत्नी के साथ भी रहेंगे, तो अगल बगल जरूर महिलाएं होंगी। लेकिन ऐसी जगह कदापि नहीं रहना चाहिए। आप रह रहे हैं, आपकी पत्नी रह रही हैं, आपकी कोई जवान बहन है, या अगर आप कहीं शिफ्ट किए हैं, वहाँ आपके साथ आपकी जवान बहू बेटी है, तो ऐसी जगह कतई नहीं रहना चाहिए जहाँ आसपास महिलाएं न हों। ऐसा नहीं है कि मैं पुरुषों पर कोई आक्षेप कर रहा हूँ, लेकिन आज की घटना से जो सीख मिलती है वो यही है। अगर उस घर में उन तीनों में से किसी की पत्नी, माँ, बहन कोई रह रही होती तो ये घटना नहीं होती। तो इसलिए हालांकि आज के ज़माने में ये संभव नहीं है, जो गांव गिराओं में पुराने समय में होता था कि नवविवाहिता को पहले प्रसव के बाद ही बाहर अपने पति के साथ या कहीं और रहने की इजाज़त होती थी। आज तो ये संभव नहीं है। शादी होते ही लोग अपनी पत्नी के साथ घूमने भी जाते हैं, या जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ ज़रूर जाते हैं। फिर भी आज भी ये प्रथा है कि शुरुआत के महीने 2 महीने बहू को ससुराल में ही रुकना होता है। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।